दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको डीएनएस के नाम से भी जानते हैं। डोमेन नेम सिस्टम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं, कोई भी है, ये हम सबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज के दिन में बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप हर रोज डोमेन नेम सिस्टम को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, भले ही आप टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट को एक्सेस करने जाते हैं तो आप जितनी बार इंटरनेट के किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं तो आप उस टाइम कहीं ना कहीं डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस को यूज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के डिटेल में जाके और नॉर्मल यूजर के एस्पेक्ट से भी, दोनों एस्पेक्ट से आज हम लोग समझने का प्रयास करें। करीब 40, 45, 50 मिनट का ये लेक्चर हो। यदि आप टेक्नोलॉजी से हैं तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगी। नहीं भी है आप टेक्नोलॉजी से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों को देखिए, 5, 7 मिनट, 10 मिनट समझ में आती है, अच्छी बात है। जहाँ बहुत आपको लगे कि नहीं इस जगह थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी आप रिफ्रेश होइए, फिर आके बैठिए, फिर वीडियो को देखिए, कंटिन्यू। तो हम इंसान और एज ए ह्यूमन भी, मेरे प्रेजेंटेशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 3 अलग अलग यूजर के इमेज लगे हुए हैं। तो हम एक दूसरे को बेसिकली किस तरह से एड्रेस करते हैं, कैसे बुलाते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर स्पेसिफिक पर्सन्स को एड्रेस करने के लिए उनके एक नाम रख दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो इसमें हो सकता है हमारा राम या रहीम या जॉन। तो हम इंसानों का ये तरीका है कि हम जब भी किसी यूजर को एड्रेस करते हैं तो उनके नाम से एड्रेस करते हैं, न कि कोई उनका इस तरह का कोई नंबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लाइक 1074, 1075, 1076। तो ये दूसरे वाले तरीका को हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि किसी नंबर को रिमेंबर करना किसी नाम को रिमेंबर करने से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और इसीलिए हम लोग नेम को रिमेंबर करते हैं और नेम को यूज करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक चीज बात है। लेकिन जहाँ तक कंप्यूटर का सवाल है, अब देखिए आपके डायग्राम के सामने 3 अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए। कंप्यूटर से बोलने का मतलब है उसमें हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, इवन आपके स्मार्टफोन भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का डिवाइस हो जिसमें कंप्यूटिंग कैपेसिटी हो, या इंटरनेट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए उस हर तरह के डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटिंग सिस्टम्स नेटवर्किंग में जब कम्युनिकेशंस करते हैं तो वो नाम को नहीं यूज करते। हम कंप्यूटर का नाम तो रख सकते हैं, राम, रहीम, जॉन, नो प्रॉब्लम, या राम पीसी, रहीम पीसी, जॉन पीसी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट कंप्यूटर जब कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करता है किसी दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए, वहां से जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, तो वो नाम के थ्रू नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वो क्या करते हैं, न्यूमेरिक नंबर को यूज करते हैं, जिनको हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो आप आईपी एड्रेस देख सकते हैं किस तरह के सिस्टम में है, ये एक नंबर के सिस्टम में। अब यहां पर ही बेसिकली क्या होता है, 2 अलग अलग तरह का एस्पेक्ट आपके सामने आकर खड़ा होता है। हम इंसान नाम से कम्युनिकेट करने के आदी हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए इजी है नाम को रिमेंबर करना, उनके थ्रू कम्युनिकेट करना। एंड कंप्यूटिंग का जो सिस्टम बना हुआ है, उनको जो डेवलप किया गया है, उनमें
न्यूमेरिक बेस्ड आईपी एड्रेस के थ्रू उनको कम्युनिकेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि यदि आपको किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, जैसे उदाहरण के लिए आपको गूगल को कनेक्ट करना है, आमतौर पर हम क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं www.google.com। अब यदि ये नाम से एक्सेस करने की फैसिलिटी नहीं हो तो आपको उस गूगल के एक आईपी एड्रेस के बारे में जानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं लाइक 74.125.236.100, ये आईपी एड्रेस है। अब इन दोनों को यदि आप कंपेयर करके देखेंगे तो www.google.com को रिमेंबर करना हमारे लिए बड़ा सहज है, बहुत ही इजी है, कंपेयर टू 74.125.236.100 को रिमेंबर करना। और ऐसे यदि हर रोज हम 20, 30, 50 वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उस 50 नंबर को रिमेंबर रखना थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ठीक ठाक लेवल पर ही डिफिकल्टी है। तो इनके लिए एक्चुअल में हम लोगों के नेटवर्क सिस्टम में क्या किया गया कि ठीक है भाई, आप इंसान हो और आप नाम से चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो, और कंप्यूटर है वो न्यूमेरिक बेस्ड आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशंस करना चाहता है, तो आप कंप्यूटर को नाम से बुला लेना, और हमारे टेक्नोलॉजी में ऐसे सॉल्यूशंस होंगे वो उस नेम को क्या करेंगे, उनको उनके रिस्पेक्टिव जो भी एसोसिएट आईपी एड्रेस होंगे उनमें उनको ट्रांसलेट कर देंगे, मैपिंग कर देंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन या मैपिंग होना है, जैसे उदाहरण के लिए आपके कंप्यूटर जब गूगल को एक्सेस करेंगे तो यदि हम ये मान लें कि गूगल की आईपी एड्रेस 74.125.236.100 है, तो वो उस आईपी के थ्रू ही गूगल को एक्सेस करेंगे, नो कि उनके नाम के थ्रू करेंगे। और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे तो गूगल को उनके नाम के थ्रू ही एक्सेस करना है, मैं आईपी को रिमेंबर नहीं करना चाहता हूँ। तो आपके और कंप्यूटर के बीच में जो गैप है, या कोई भी इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, बोले वो स्मार्टफोन है या कोई भी डिवाइस है, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए एक आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, जो आप नाम से चीज़ों को एक्सेस करना चाहोगे और उस नेम से एसोसिएट जो भी आईपी एड्रेस होंगे वो आईपी एड्रेस को वो ट्रांसलेट कर देंगे, मैप कर देंगे या रेगुलेट कर देंगे। रेगुलेशंस का मतलब हो गया एक नाम को आप पूछ रहे हैं, उसके एसोसिएट जो आईपी होगा वो बता दिया जाएगा, या वाइस वर्सा हो सकता है। दैट टास्क विल डन बाय डोमेन नेम सिस्टम। थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर देखिए, मेरे पास यहां एक कंप्यूटर है PC1, और यहां पर हम लोग यदि आपको दिखा पा रहे हैं तो ये हमारा एक वेब सर्वर, इसकी नाम है www.example.com। आपके कंप्यूटर चाह रहे हैं कि यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन सेंड करना है, example.com को एक्सेस करना है। आपने ब्राउजर को ओपन किया और आपने ब्राउजर के अंदर में टाइप कर दिया www.example.com, लेकिन आपके कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि www.example.com जिनका एक्चुअल में आईपी एड्रेस है इस एग्जाम्पल में 1.1.1, इन आईपी एड्रेस के बारे में आपके कंप्यूटर को पता है नहीं, और आपने तो उनको आईपी एड्रेस नहीं बताया, आपने उनके नाम को बताया। तो आपके कंप्यूटर को अभी क्या अचीव करना है, आपके इंफॉर्मेशंस को example.com तक भेजने के लिए उनको पहले ये पता करना है कि example.com की आईपी एड्रेस क्या है, और वो अभी फिलहाल उनको पता नहीं। तो आपके कंप्यूटर क्या करते हैं, जब भी हम किसी कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट में हम लोग प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें कई सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। लाइक हम कंप्यूटर के अंदर में आईपी एड्रेस सेट करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हम लोग बेसिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसमें पहली चीज़ में आता है आईपी एड्रेस, दूसरी नंबर चीज़ में आती है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बेसिकली ये बताता है कि उस आईपी एड्रेस के अंदर में कितने नेटवर्क ऑप्शंस हैं, कितने होस्ट एड्रेस हैं।
नंबर 3 में आते हैं डिफॉल्ट गेटवे, यानी कि आपके नेटवर्क से बाहर निकलने का जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो राउटर होते हुए जाएगा। तो राउटर का इंटरफेस का जो एड्रेस होता है उसे हम लोग डिफॉल्ट देते हैं। और नंबर 4 पर यहाँ पर जो होते हैं उनको हम लोग बोला जाते हैं डीएनएस कम्युनिकेशन या डीएनएस का इंफॉर्मेशन। और डीएनएस में 2 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट डीएनएस होगा, उनको हम लोग प्राइमरी डीएनएस बोल रहे हैं, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग अल्टरनेटिव डीएनएस बोल रहे हैं। तो आमतौर पर ये होता है कि आपके कंप्यूटर में या आपके स्मार्टफोन में ये सारे सेटिंग किए हुए होते हैं, और इनको करने का भी 2 तरीके हैं। यदि हम इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दें तो इनको हम लोग स्टैटिक कॉन्फ़िगर करते हैं, जिनको हमको खुद से सेट करना पड़ता है, या इनको हम ऑटोमेटिकली यदि सेटिंग को प्रोवाइड करें तो इनको हम लोग डायनेमिक सेटिंग करते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इनको हम लोग जीएससीपी के एक लेक्चर में बनाऊंगा जहाँ पर हम इनको ज़्यादा डिटेल में। तो आपके कंप्यूटर को ये पता है कि मेरे नेटवर्क में डीएनएस सर्वर कौन है, और डीएनएस सर्वर एक्चुअल में कौन है, जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि किसी रिमोट कंप्यूटर के नाम जो हम दे रहे हैं उस नाम के अगेंस्ट में कौन से आईपी एड्रेस जुड़े हुए हैं, राइट। यानी कि हमें किसी भी डेस्टिनेशन डिवाइस को एक्सेस करना हो तो उनसे जो जुड़े हुए नेम है, जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो नेम बोलता हूं, हिंदी में बोलता हूं तो नाम बोलता हूं, ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं है। उस नेम से एसोसिएट कौन सी आईपी एड्रेस है, ये आपको कौन पता करके देगा? अब डीएनएस की कंप्लीटली एक हायरार्की सिस्टम है, ठीक है। हायरार्की सिस्टम क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है इसको, इस example.com के पास जाने के पहले अपने डीएनएस सर्वर को, ठीक है। इस डीएनएस सर्वर को आमतौर पर हम लोग रिजोल्वर बोलते हैं, ठीक है। रिजोल्वर क्यों हम लोग बोल रहे हैं? बिकॉज इनका काम है जब भी हम किसी डिवाइस के नेम को एक्सेस करना चाहें तो उनसे एसोसिएट जो भी आईपी एड्रेस है उनके बारे में आपको बता दें। और मेरे केस में हम क्या उनको पूछ रहे हैं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ www.example.com। अब यदि ये example.com की इंफॉर्मेशन इस सर्वर के पास अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है, वो मैं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन सपोज एक कोई नई वेबसाइट आज लॉन्च हुआ है और आप जिस आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शंस ले रखे हैं उनके पास ये रिजोल्वर सर्वर है, तो मैंने आज ही रजिस्टर्ड किया, तो बहुत स्वाभाविक बात है यदि आप पहली बार मेरे वेबसाइट पर आ रहे हैं तो ये बहुत हद तक संभव है कि आपके जो आईएसपी के रिजोल्वर है यानी कि जो डीएनएस सर्वर है उनको नहीं पता हो example.com कौन है। तो उस केस में क्या है, उस केस में ये होगा कि जितने भी रिजोल्वर होते हैं वो आमतौर पर हर कंपनी के अंदर में हो सकते हैं या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हो सकते हैं। बट यदि कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए जो इंटरनेट कम्युनिटी है, एक तरह से आप बोल सकते हैं IANA, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है डोमेन नेम सिस्टम, आईपी, पोर्ट एड्रेस एंड ऑटोनोमस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इन्होंने करके क्या रखा है कि पूरे दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि ये 12 डीएनएस आपको दुनिया के अलग अलग जगह में मैनेज करना है। और उस तरह के डीएनएस को बोला जाता है बेसिकली रूट डीएनएस। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड रूट डीएनएस। अब क्वेश्चन ये आता है कि रूट डीएनएस है कौन? तो जैसे ही ये डीएनएस सर्वर फर्स्ट टाइम कभी कॉन्फ़िगर किया हो गया होगा तो इसमें ये बाकायदा मेंशंस होते हैं कि रूट डीएनएस कौन है, ठीक है। रूट डीएनएस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपके रिजोल्वर को यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि example.com कौन है तो उस केस में वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को नेक्स्ट लेवल के डीएनएस के पास भेज देंगे जिनको बोला जाता है रूट डीएनएस, ठीक है। अब रूट डीएनएस के पास डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन आमतौर पर नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई डोमेन को परचेज करते हैं तो उनको जिस पर्टिकुलर
डोमेन को हम सिलेक्शंस करते हैं, उनको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन या टीएलडी। जैसे इस केस में आप मेरे एग्जांपल में देख रहे हैं, यहां पर एक्चुअल में इस डॉट कॉम के आगे भी एक डॉट होता है, ठीक है, और ये जो डॉट है, ये हिडन रहता है, और ये बेसिकली काम करता है रूट का, जो आप यहां पर देख रहे हैं। और ये जो डॉट कॉम है, ये बेसिकली काम करता है, इसको बोला जाता है टीएलडी, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, और इसको बोला जाता है सेकेंड लेवल या मिडिल लेवल डोमेन, और ये हमारे सब डोमेन हो सकते हैं या होस्ट के नेम हो सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सपोज example.com को दुनिया में कहीं ना कहीं किसी जगह रजिस्टर्ड किया गया है, और वो कौन सी जगह पर रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो टॉप लेवल डोमेन के अंदर में रजिस्टर्ड किया गया है, जो टॉप लेवल डोमेन यहाँ पर क्या है, .com। हम लोग आगे आते हैं, तो ये क्या करेंगे, रूट डीएनएस बेसिकली इनको बता देंगे कि इनके ये जो डोमेन आप सर्च कर रहे हैं, इनके टॉप लेवल डोमेन कौन है। आप टॉप लेवल डोमेन के पास चला जाओ, वो आपको बता देगा। मतलब एक तरह से ये हो गया कि रिजॉल्वर ने रूट डीएनएस को पूछा, और रूट डीएनएस ने उनको डायरेक्टली उनका आंसर नहीं देके बोला ठीक है भाई, आप मेरे पास आए हो, बट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप राम के पास चला जाओ, वो आपको पूरी बातों को बता देगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रूट डीएनएस है, ये एक तरह से पूरी चीज़ों को जो इंटरनेट के अंदर में अवेलेबल है, उनको कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिविटी देने का काम करता है, या आप बोल सकते हैं कि आपके डीएनएस के जो ट्रैफिक है, उनको कहीं ना कहीं रूट करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, example.com के बारे में इसको पूछा गया, अब इन्होंने आपको ये बताते हुए रूट कर दिया कि आपको जाना था example.com के बारे में, आपको कौन इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो आपको जानकारी दे दिया गया क्या, example.com, चूंकि ये .com डोमेन है, तो .com डोमेन का टॉप लेवल डोमेन कौन है। तो 4 नंबर स्टेप में क्या होगा, आपको चूंकि ये पता चल गया है कि example.com कौन है, आपको बोलने का मतलब यहाँ मेरा रिजॉल्वर से है, तो ये चले जाएंगे डायरेक्टली कहाँ पर, इस पर्टिकुलर सर्वर पर। इनको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी डोमेन सर्वर। ठीक है, यानी कि डीएनएस में अलग अलग लेवल पर सर्वर हो सकता है। पहला तो हो सकता है रिजॉल्वर। रिजॉल्वर का काम क्या है, यूजर पूछेंगे बताओ भाई example.com कौन है, उनकी आईपी जो भी होगा उनको बताना है, नहीं है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट भेजेंगे कहाँ पर, रूट डीएनएस में। तो रूट डीएनएस भी किसी न किसी कंप्यूटर में तो रन कर रहा होगा, यानी कि सर्वर में रन कर रहा होगा, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्वर होता है, पावरफुल सर्वर होता है, और वो दुनिया के अलग अलग जगह में फिलहाल 12 ऐसे रूट डीएनएस है जो काम करते हैं। आप कभी भी इंटरनेट में रूट डीएनएस के बारे में जाके सर्च करेंगे तो IANA के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, IANA.org। तो ये जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं, इनके पास बेसिकली क्या होता है, ए रिकॉर्ड होता है। ये ए रिकॉर्ड का मतलब इससे हो गया कि जहां पर इस वेबसाइट को एक्चुअली में चलाया जा रहा है, जिस सर्वर पर इसको रन किया जा रहा है, उस सर्वर की जो आईपी होगी वो इस सर्वर में मेंशन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर एक्चुअल में example.com को चलाया जा रहा है, और इस example.com नाम के अगेंस्ट में कौन सी आईपी यूज हो रहा है, 1.1.1। तो इनके पास एक रिकॉर्ड होते हैं जिनको बोला जाता है ए रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में ये मेंशंस होते हैं www.example.com एंड उससे जुड़े हुए आईपी एड्रेस को। अब ये IPv6 हो तो उनको 4 टाइम ए रिकॉर्ड भी देते हैं, और इसी रिकॉर्ड के हम किसी और नाम से भी बुलाना चाहें, लाइक www.example.com को हम मान लो myaccess.example.com के नाम से बुलाएं, तो वो एक इसका दूसरा नाम हो गया, उनको एलियस रिकॉर्ड बोला जाता है। इन रिकॉर्ड के बारे में हम थोड़ी सेपरेट में चर्चा करेंगे। तो अब आपका जो टॉप लेवल डीएनएस है, ये क्या कर रहे हैं, आपको रिटर्न यहां से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसको रिजॉल्वर, ये 5वें नंबर की स्टेप, यानी कि आपके रिजॉल्वर को बता दिया गया कि example.com जो है उससे भी जुड़ी हुई जो आईपी है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि अब आपके रिजॉल्वर को ये पता चल चुका है कि www.example.com की एसोसिएट आईपी जो है वो 1.1.1। तो ये क्या करेंगे,
आपको यानी कि 6 नंबर स्टेप में वो आपको बता देंगे, लेकिन इसके साथ में वो और एक काम करेंगे कि इस इंफॉर्मेशंस को वो अपने एक मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे, जिसको बोली बेसिकली कैश मेमोरी। क्यों कैश में स्टोर करके रख लेंगे? ताकि नेक्स्ट टाइम PC2 या PC3 यदि उनको वापस फिर से पूछे कि www.example.com कौन है, तो उनको फिर से रूट DNS वहाँ से होते हुए टॉप लेवल डोमेन तक उनको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन को उन्होंने टेम्परेरी एक मेमोरी में स्टोर करके रख लिया, बेसिकली कैश मेमोरी बोलते हैं। परमानेंटली इसलिए नहीं स्टोर किया जाता है कि इसके रिकॉर्ड भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने परमानेंटली इसको स्टोर कर लिया और पता चला कि इस सर्वर के अब IP 1.1.1 की जगह 100.100.100.100 हो गया, तो इसलिए इनको परमानेंटली नहीं सेव किया जा सकता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। आपके कंप्यूटर को अब ये पता चल चुका है कि www.example.com कौन है और उससे जुड़ी हुई IP क्या है, और इनको बताने के लिए मैंने भले ही 10-15 मिनट का टाइम लिया हो, बट ये एक्चुअल में जो टास्क परफॉर्म होते हैं ये विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड के अंदर में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आप क्लिक करते हैं तब तक वो ये सारा काम करके फिनिश कर चुका होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपने पलक की झपकी ली और काम को फिनिश हो गया। यही कंप्यूटिंग का आनंद मजा है। तो अब आपका कंप्यूटर एक्चुअल में आपके काम को स्टार्ट करता है। इतना देर वो एक्चुअल में आपका काम नहीं कर रहा था, उनकी लिमिटेशंस थी कि वो डायरेक्टली example.com को कनेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उस लिमिटेशंस को मिटाने के लिए उनको क्या चाहिए था, उनको example.com से एसोसिएट जो IP थी उनके बारे में जानकारी चाहिए थी। ठीक है, तो इनको बेसिकली ये काम क्या हुआ, एक तरह से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये एक ओवरहेड टास्क है, मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं फालतू का काम है, लेकिन एक्चुअल में फालतू की नहीं है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन को जाने हुए वो आपको आपके सर्वर तक रूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक एडिशनल टास्क है, इसलिए इसको बोला जाता है DNS ओवरहेड। और ये हर उस टाइम परफॉर्म होते हैं जब भी आप facebook.com, google.com या किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हैं। सेकेंड टाइम में आप एक्सेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर भी क्या करते हैं, अपने एक मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, जिसको बोला जाता है कैश। यानी कि आप यूजर हो, यहाँ पर बैठे हो और आपने फर्स्ट टाइम example.com के पास जाना चाहा, तो वो रिजॉल्वर के पास गए और रिजॉल्वर ने वो सारी चीज़ को रिजॉल्व करके उनको बताया। अब सेकेंड टाइम यदि आपको example.com के पास जाना है तो फिर उनको रिजॉल्वर के पास नहीं जाना पड़े, इसलिए आपके कंप्यूटर भी क्या करते हैं, एक अपना मेमोरी स्टोर करते हैं कैश में, जहाँ पर वो उनके नाम और IP एड्रेस को स्टोर करते हैं। इस मेमोरी को क्लियर बहुत बार करना पड़ता है। बेसिकली आप जैसे कभी नाम लैब जब करते हो, नाम और IP आपने चेंज कर दिया तो आपका कंप्यूटर स्टिल कैश को यूज कर रहा होता है, तो हम लोग इन जनरल एक कमांड यूज कर लेते हैं ipconfig //DNS। इस कमांड को चलाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई हमारे टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है कैश में, उनको आप फ्लश करके क्लियर कर दो, यानी कि इस नाम को मैं फिर से एक्सेस करना चाहता हूँ तो आप वापस से रिजॉल्वर के पास जाओ। अब आपका कंप्यूटर क्या करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट जब भी जाएंगे या हर उस टाइम जाते हैं जब आप किसी वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका एक बाकायदा एक पैकेट बनता है जिसमें डेटा होते हैं, सोर्स के पोर्ट होते हैं, डेस्टिनेशन के पोर्ट होते हैं, और सोर्स IP में आप वो लिख देंगे कौन सी, अपनी IP 2.2.2, और डेस्टिनेशन में आप उसको लिख देंगे 1.1.1। अब आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ चला गया, और इन जनरल आपके इसके बीच में क्या होता है, इंटरनेट लगे हुए होते हैं, यहाँ भी इंटरनेट है, और यहाँ से अब आपको क्या मिल जाता है, HTTP का रिक्वेस्ट के बदले में यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखा हुआ ही रह गया, मैं इसको रिस्पॉन्स करता हूँ। यानी आपने जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, इन जनरल वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, बट हम लोग उनके जिस पेज को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको बोला जाता है index.html, और ये कहाँ पर होते हैं, किसी भी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में होते हैं। ठीक है, हालांकि लोकेशन चेंज किया जा सकता है, बट आमतौर पर कहाँ पर होते हैं, रूट डायरेक्टरी में। तो इस तरह से आपकी पूरी कम्युनिकेशन होती है। तो आप बताइए, आप जब भी कभी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, भले ही आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों या नहीं हों,
लेकिन आप तो ये काम कर ही रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये मैटर नहीं होता, आपको आम खाना है भाई, उसको इडली गिन के क्या करना है। लेकिन जो लोग एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इस इंडस्ट्री में, आईटी की इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं, उनको इस प्रोसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पर ये देखा जाता है, हम लोग बहुत सारे लोगों के जब कहीं से सीख के आते हैं और क्लास करते हैं, उनको हम लोग पूछते हैं कि आपने डीएनएस सर्वर पढ़ा है, तो बोलते हैं बिल्कुल पढ़ा हूँ सर। बट उनको इस प्रोसेस की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती, उनको सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं डीएनएस को, एंड डीएनएस क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को नेम से आईपी या आईपी टू नेम रिजॉल्व कर देते हैं। दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। बट उनको ये चीज़ नहीं पता होता कि एक्चुअली रूट डीएनएस क्या है, टॉप लेवल डीएनएस क्या है, सब डोमेन क्या है। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल चीज़ होने जा रहा है। बस थोड़ी सी एसेंस के साथ पूरी चीज़ों को समझना है, और जहाँ भी लगे कि नहीं ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो रहा है, खुद से थोड़ी बैक में जाइए, वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए। ज़्यादा बोर हो जाए तो थोड़ी बहुत गाना वाना चला लीजिए, सुन लीजिए, रिफ्रेश होइए, देन आगे बढ़िए। अभी तक मैंने वैसे हालांकि इतनी कोई गहरी बात नहीं बोली है कि आपको दिक्कत हो जाए। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर, तो देखो डोमेन नेम सिस्टम क्या है, एक हायरार्ची सिस्टम मेंटेन करता है। हायरार्ची का मतलब हो गया कि सबसे टॉप में कोई होता है, उसके आगे, नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे काम करता है। जैसे मैं हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बात करूं, तो हम लोगों के हायरार्ची में सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति सबसे टॉप में होते हैं, बट एग्जीक्यूशंस के पावर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे टॉप में कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। और इस पीएम के अंदर में क्या होता है, मल्टीपल सीएम काम कर रहे होते हैं जो अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं। तो पीएम हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के हो गए, और सीएम जैसे वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों की दीदी पीएम है, सीएम है, ठीक है। झारखंड हो सकते हैं, वहाँ के हेमंत सोरेन सीएम है। बिहार हो सकते हैं, वहाँ तो हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इलेक्शन हो रहा है, तो अभी नीतीश चाचा रहेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार वहाँ पे सीएम है। ये जो सारे सीएम होते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया के जो हमारे हेड है, पीएम है, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। यानी कि जब कोई भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई बातचीत करना होगा, तो इन सबको कोई भी समस्या होगा तो इनको इनके पास जाना पड़ेगा। और एक सीएम के अंदर में मल्टीपल क्या होते हैं, एक स्टेट के अंदर में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, DM1, DM2, DM3, DM4, ठीक है। और उस डीएम के अंदर में भी बहुत सारी अलग अलग पंचायतें होती है, ब्लॉक होते हैं, और उनके भी अलग अलग प्रमुख होते हैं। तो कुल मिला के एक हायरार्ची सिस्टम है। यदि हम डोमेन के टर्म में यदि बोले तो वहां भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। सबसे पहला जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूट डीएनएस, दिस इज कॉल्ड रूट डीएनएस। और रूट डीएनएस एक्चुअल में डॉट सिस्टम है, और इसके अंदर में सारे रूट के अंदर में टॉप लेवल डोमेन होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपके .com हो सकते हैं, इसके आगे भी एक डॉट लगा हुआ होता है जो कि रूट का होता है, आमतौर पर ये हिडन होता है। .in हो सकते हैं, .org हो सकते हैं, .edu हो सकते हैं। फिलहाल मोर देन 350 प्लस टॉप लेवल डोमेन है पूरे दुनिया का। अब इसमें जो .com है ये बड़ा पॉपुलर है। .com का मतलब होता है हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़े हुए काम करता है, यानी कि जहाँ पर भी थोड़ी बहुत पैसा के लेन देन होता है, व्यवसाय है, बिजनेस है, तो वो .com को यूज करते हैं। ये जो .in, .uk, ठीक है, इस तरह के जो वेबसाइट होते हैं या डोमेन नेम होते हैं, जो आमतौर पर उस नाम को कोई ना कोई वेबसाइट यूज कर रहा होता है, तो ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, और वो लोग यूज करते हैं जो पर्टिकुलर किसी कंट्री के ऑडियंस को टारगेट करता है या रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है। जैसे एक कोई कंपनी है और उनको इंडियन ऑडियंस के लिए काम करना है, तो वो .in डोमेन को यूज करेंगे, और यूके के लिए काम करना है तो .uk यूज करेंगे। इससे क्या होता है, बेसिकली थोड़ी सी
ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं एक होता है ना, इमोशनली थोड़ा कनेक्ट रहता है, नहीं ठीक है, डॉट इन है मतलब हम लोगों के इंडिया से जुड़े हुए हैं, और डॉट कॉम जो है वो यूनिवर्सल है। डॉट ओ आर जी बेसिकली कौन यूज करते हैं? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक मिलिट्री, और डॉट ईडीयू वो लोग यूज करते हैं जो लोग बेसिकली एजुकेशनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकते हैं। हालांकि एजुकेशनल एक्टिविटी से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, बट हम लोग डॉट ईडीयू नहीं यूज कर सकते। बेसिकली हम लोग एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जो एकेडमिक जुड़े हुए हैं वो डॉट ईडीयू यूज करते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन हम लोग जैसे करा रहे हैं उनको डॉट कॉम डॉट इन इस तरह के वेबसाइट पर ही यूज करना चाहिए या तो क्या है। अब इस डॉट कॉम के अंदर में या डॉट इन के अंदर में आप एक नाम को रजिस्टर करते हैं, लाइक गूगल ने रजिस्टर करके रखा हुआ है, हम लोगों ने भी रजिस्टर करके रखा हुआ है क्लाउडनेट इंडिया। इनको बोला जाता है मिडिल लेवल डोमेन, करेक्ट। इनको सेकेंड लेवल भी बोलते हैं, और इनको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन या फर्स्ट लेवल डोमेन। आम बोलचाल में टॉप लेवल डोमेन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब इस डोमेन के अंदर में, गूगल के अंदर में या क्लाउडनेट इंडिया के अंदर में हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, सब डोमेन बना सकते हैं। जैसे www ये हमारी वेब के लिए हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल, ये मेल के लिए हो गए, और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, डॉक्स लिख देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए हो गए। अब ये जो www चलते हैं, इनको चलाने के लिए भी मल्टीपल सर्वर लगे हुए होते हैं, लाइक सर्वर 1 होते हैं, सर्वर 2 होते हैं, सर्वर 3 होते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है बेसिकली उस कंप्यूटर की या उस सर्वर की होस्ट लोड। और ये हो गया हमारा क्या, तो सब और चाइल्ड डोमेन। तो देखो पूरी नाम कैसे बनेगा, मान लो एक कोई कंपनी है, उसका नाम है www.google.com, इसके आगे भी डॉट होते हैं बट हिडन होते हैं। ये हो गया रूट, ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया मिडिल, ये हो गया सब, और इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके आगे भी बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं सर्वर 1 और सर्वर 2। इस पूरे नेम को बोला जाता है FQDN, यानी कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आमतौर पर जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो हम लोगों को किसी एक स्पेसिफिक सर्वर को नहीं एक्सेस करके एक स्पेसिफिक डोमेन को एक्सेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको इन जनरल बहुत सारे सर्वर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग डोमेन नेम को यूज करते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में जब कम्युनिकेशंस होते हैं तो वहां पर स्पेसिफिक जो हमारा कोई होस्ट है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए FQDN का यूज होता है, ठीक। ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। अब एक ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि सपोज मैं मान लेता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, और इसके नाम है PC1, इसके नाम मैंने डाल दिया PC2, ये हो गया PC3, ये हो गया PC4, ये हो गया PC5, ये हो गया PC6, ठीक। तो ये सारे कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल सर्वर को यूज करते हैं, और इस फाइल सर्वर का कोई एक IP एड्रेस होगा, लाइक 77.125.190.175। ये यदि इंटरनेट में ऐसी IP हो सकते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में तो ऐसा हो सकता है प्राइवेट IP 172.16.8.1, ठीक है। तो दोनों केस में ही भले ही वो इंटरनेट में हो या प्राइवेट में हो, आपको क्या करना होता है, इसके IP को रिमेंबर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होते हैं, ये सारे चीज कहीं ना कहीं से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, आपके DNS सर्वर को भी बैठा दिया जाता है। अब एक DNS है तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी DNS, और इनकेस यदि ये DNS आपका फेल हो जाए तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ तक इनके नाम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनके लिए क्या किया जाता है, और एक DNS बिठा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव DNS। तो जब हम DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं
तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उनको बोला जाता है डीएनएस जोन। अब आप पहली सर्वर में जब डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी जोन। और जब आप दूसरे सर्वर में कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जोन। और प्राइमरी जोन में जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन स्टोर है www.cloudnet.com और इसकी आईपी एड्रेस है उदाहरण के लिए 100.0.0.1। ये सेम इंफॉर्मेशन कॉपी सेकेंडरी के पास भी होते हैं, यानी कि सेकेंडरी जो होते हैं वो प्राइमरी जोन के जस्ट रिप्लिका होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड क्रिएट होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी जोन के अंदर में। और प्राइमरी जोन में जो इंफॉर्मेशन होते हैं एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन को रिप्लिकेट कर दिया जाता है कहाँ पर, सेकेंडरी जोन में। माइक्रोसॉफ्ट के टर्म से सोचे तो यहाँ पर और एक सर्वर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, कौन से सर्वर, दिस इज कॉल्ड स्टाफ जोन। स्टाफ जोन को भी आपको किसी और सर्वर में रखना चाहिए। तो स्टाफ जोन और सेकेंडरी के अंदर में डिफरेंस इतना है कि प्राइमरी जोन के अंदर में जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करोगे दो चीज क्रिएट होता है, एक को बोला जाता है नेम सर्वर, ठीक है, एनएस, और दूसरे होते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये दोनों का स्टाफ जोन में आप क्या कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं। लेकिन कभी प्राइमरी सर्वर फेल हो जाए तो स्टाफ जोन से आप ये इंफॉर्मेशन को रिस्टोर कर पाएंगे, लेकिन इनको किसी दूसरे कंप्यूटर को नेम रेगुलेशन करने के लिए आप काम में नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये मार्केट में उतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और ज़्यादा यूज भी नहीं होते हैं। और मेरे हिसाब से सेकेंडरी यदि आप यूज करते हैं तो इससे बेहतर चॉइस है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका बैकअप भी होते हैं और बाद में आप यदि चाहें तो सेकेंडरी सर्वर को भी प्राइमरी में माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने प्राइमरी तौर पर बता दी। अब हर डीएनएस सर्वर के अंदर में दो तरह के जोन हो सकते हैं। एक को बोला जाता है फॉरवर्ड लुकअप जोन, मैं यहाँ पर FLZ लिख देता हूँ। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होते हैं, इनकी जो टास्क होता है वो होता है नेम टू आईपी का ट्रांसलेशन करना, और दूसरे हो सकते हैं रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, रिवर्स लुकअप जोन का जो टास्क होता है इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि आईपी टू नेम के अंदर में मैपिंग करना। तो आमतौर पर जब आप किसी वेबसाइट वगैरह को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड लुकअप जोन को ही यूज कर रहे होते हैं। इनकी जो यूज केस है वो थोड़ी कम है और कई सर्विसेज हैं जहां पर रिवर्स लुकअप जोन इनफैक्ट क्रिएट ही नहीं होता है, जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के केस में यदि आप विंडोज सर्वर 2016 या 19 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं देन आपको ये दोनों जोन कॉन्फ़िगर करने के मिलते हैं। बट यदि आप क्लाउड सर्विसेज में जाके AWS एज्यूर करते हैं तो इनफैक्ट वहाँ कई बार होता भी नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में भी यदि आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ डीएनएस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ प्राइमरी जोन को ही क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी जोन फॉरवर्ड लुकअप जोन को ही क्रिएट करते हैं, तो रिवर्स लुकअप जोन वहां पर नहीं है। तो ये ओवरऑल एक समरी है डोमेन नेम सिस्टम। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। डोमेन नेम सिस्टम स्टैंड फॉर, इट इज बेसिकली DNS stand for domain name system, और it is basically used to translate name to IP और IP to name। जनरली हम लोग इसको रेगुलेशंस बोलते हैं, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट जाएगा। ठीक है, और इंटरनेट में आप सोचो कि यदि डोमेन नेम सिस्टम नहीं होता, DNS नहीं होती, तो हम लोगों के सामने कितनी सारी डिफिकल्टीज होती कि हर बार जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते तो हमें कहीं ना कहीं पॉकेट से एक डायरी निकालना होता है, और जैसे हम टेलीफोन का डायरी पहले यूज करते थे नंबर को देखने के लिए, वैसे ही आप कंप्यूटर को एक्सेस करने के पहले ही हर बार डायरी निकाल के एक्सेस कर रहे हैं। ये पूरी चीज़ें हैं। डीएनएस में और भी कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक अलग अलग तरह के रिकॉर्ड होते हैं। आमतौर पर जो कंप्यूटर के नाम एंड आईपी को मैप करते हैं उनको ए रिकॉर्ड बोला जाता है IPv4 के टर्म में, और फोर्थ टाइम ये बोला जाता है IPv6 के टर्म में। और आप यदि चाहते हो कि इसी रिकॉर्ड का कोई मैं दूसरा रिकॉर्ड बनाऊं तो उनको बेसिकली एलियस रिकॉर्ड बोला जाता है। इसी से रिलेटेड सीनेम रिकॉर्ड हुए। इसके अलावा किसी मेल सर्वर को पॉइंट आउट करने के लिए
MX रिकॉर्ड होते हैं, ठीक। रिवर्स लुकअप जोन के जो रिकॉर्ड होते हैं वो PTR रिकॉर्ड होते हैं। कई बार एक DNS सर्वर को किसी दूसरे जगह हम यूज करते हैं तो उसको ऑथराइज करने के लिए TXT रिकॉर्ड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, 1 घंटे के लेक्चर में तो खैर पूरी चीज़ें कवर करना संभव नहीं है। तो मेरी यहाँ पर कोशिश ये रहा कि आप लोगों को एक ओवरऑल ब्रीफ तरीके से DNS सर्वर के बारे में आइडिया दिया जाए। डेफिनेटली DNS बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से और बहुत यूजफुल है। आमतौर पर जब हम लोग क्लास लेते हैं क्लास में तो कम से कम इनके लिए हम लोगों को 3 क्लासेस लगते हैं 2 आवर्स का। तो यदि मैं एकदम रेगुलर बेसिस पर भी इसके बारे में बात करूं तो कम से कम 3 घंटे तो इसमें लग जाएंगे, इतनी सारी इसमें डिटेल है, यदि डिटेल में जाके मैं डिस्कस करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा, और आप यदि चाहते हैं कि नहीं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को लर्न करना है, ज़्यादा डिटेल में जाके समझने हैं, उनके हैंड्स ऑन करने हैं, आप जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें यदि कोई जगह दिक्कत आती है तो मैं आपका उसमें डायरेक्टली हेल्प करूँ, तो उनके लिए आप हमारे डायरेक्टली लाइव क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लास चलते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। आप हम लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एनरोलमेंट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जहां पर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क लर्न करते हैं। तो आमतौर पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के कोर्स अवेलेबल हैं, हालांकि ये अगले साल कुछ नए सर्टिफिकेशन आएंगे, फिलहाल जो अवेलेबल हैं उनको बोला जाता है MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट, एंड MCSE। इन दोनों जगह ही DNS सर्वर का पार्ट आता है। लिनक्स सर्वर आप लर्न कर रहे हैं तो RHC के अंदर में रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, यहाँ पर DNS सर्वर आते हैं। और यदि आप क्लाउड लर्न कर रहे हैं तो AWS या Azure या गूगल, कोई भी क्लाउड आप लर्न करते हैं तो वहाँ भी DNS सर्वर का टॉपिक आता है। तो आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन लर्न करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर एक करियर भी लेके आएगा, और इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी नए कुछ मुद्दों के साथ, नए कुछ टॉपिक के साथ। मेरा प्रयास रहता है हर 2-3 दिन में, एक दिन में, जब भी जैसे समय मिले आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए और शेयर करें, शायद ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।